ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। देखिए, किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के ये विचार रहते हैं, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। निर्णायक मोड़ पर अमेरिकी लोकतंत्र। अमेरिका में आप देखते हैं कि हर 4 साल में यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना। तो अभी आप देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे हैं और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं, दूसरी तरफ कमला हैरिस देखने को मिल रही हैं। तो इस साल भारत समेत दुनिया के लगभग 70 देशों में चुनाव हुए हैं या होने हैं, और इनमें आप देखिए अमेरिका के राष्ट्रपतीय चुनाव का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि इसका प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हर किसी पर पड़ता है। इस बार का चुनाव और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें संयुक्त राष्ट्र और उसकी बहुराष्ट्रीय संस्थाओं और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याओं का भविष्य तो दांव पर है ही, अमेरिका का लोकतंत्र भी दांव पर है लगा है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लोकप्रियता के राष्ट्रीय रुझानों के साथ साथ वह निर्णायक माने जाने वाले 7 राज्यों पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, उत्तरी कैरोलिना, एरिजोना और नेवादा में से 5 में आगे चल रहे हैं। इसलिए सट्टा बाजार में भी उन्हीं की जीत पर दांव लग रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो इस तरह के संगठनों के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल संगठनों से। अमेरिका के कई राज्यों में मतदान चुनाव के निर्धारित दिन से हफ्तों पहले शुरू हो जाता है। लोग मतदान केंद्रों में जाकर मतदान के लिए लगे बक्सों में या डाक द्वारा अग्रिम मतदान कर सकते हैं। लगभग 5 करोड़ लोग अग्रिम मतदान कर चुके हैं, जो कुल होने वाले मतदान की 1/4 के करीब है। और इस अग्रिम मतदान के रुझानों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि टक्कर इतनी कांटे की हो गई है कि हार जीत का अंतर मामूली रहेगा। कमला हैरिस की चुनौती यह है कि यदि उनकी जीत का अंतर मामूली हुआ तो ट्रंप उसे मानने से इनकार कर देंगे। वह अपनी रैलियों में कहते आ रहे हैं कि यदि चुनाव निष्पक्ष हुए तो उनकी जीत कोई नहीं टाल सकता है। उन्होंने पिछले चुनाव में भी हार मानने से इनकार कर दिया था। हारे हुए राज्यों में मतपत्रों और मतदान के फर्जीवाड़े से लेकर मशीनों और गिनती में धांधली के आरोप भी उन्होंने लगाए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव राज्यों से चुने गए इलेक्टर या फिर निर्वाचक करते हैं, इसलिए उम्मीदवारों को राज्यों का बहुमत हासिल करना होता है, पूरे देश का नहीं। राज्य के निर्वाचकों से अपेक्षा की जाती है कि वे राज्य में बहुमत पाने वाले उम्मीदवार का ही समर्थन करेंगे, परंतु इसका कोई स्पष्ट नियम नहीं है और इसलिए राज्य में कई बार कुछ निर्वाचक अपनी मर्जी से भी वोट डाल देते हैं। गत चुनाव में 7 निर्वाचकों ने ऐसा ही किया था। जो बाइडेन बड़े अंतर से जीत रहे थे, इसलिए नतीजों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, पर कांटे की टक्कर होने की सूरत में इससे संकट खड़ा हो सकता है। गत चुनाव में ट्रंप ने कुछ निर्वाचकों को लोभाने की कोशिश भी की थी, जो इस बार भी हो सकती है। यदि बीते चुनाव की तरह परिणाम स्वीकार न करते हुए चुनाव अधिकारियों को डराने धमकाने, अदालती दांव पेंच में उलझाने, उपद्रव उकसाने एवं सत्ता के हस्तांतरण को रोकने की कोशिश हुई तो अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठेंगे और इससे पश्चिमी लोकतंत्र को अस्थिरता और अराजकता वाली नाकाम व्यवस्था बताने वाले चीन और रूस जैसी तानाशाही व्यवस्था के हौसले और बढ़ेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपतीय चुनाव के साथ साथ प्रतिनिधि सभा या फिर कांग्रेस की सभी सीटों और सीनेट की 34 सीटों के लिए भी चुनाव हो रहे हैं। विजेता उम्मीदवार की पार्टी यदि दोनों सदनों या उनमें से एक भी हार जाए तो सरकार चलाना एक चुनौती बन जाता है। कांग्रेस में चुनाव के पहले से ही ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत था और सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी का। रुझानों से लग रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस के साथ साथ सीनेट पर भी कब्जा कर सकती है। यदि ऐसा हुआ तो कमला जीत कर भी हाथ बंधे होने के कारण अपने वादों को पूरा नहीं कर पाएंगी। ना तो वे यूक्रेन की रक्षा के लिए नाटो संगठन की खुले हाथों से मदद कर पाएंगी और ना ही जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए बड़े कदम उठा पाएंगी। इसलिए अमेरिका के मित्र देशों के साथ साथ वैश्विक संकटों के समाधान के लिए उस पर निर्भर रहने वाली संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की सांस अटकी हुई है। नाटो के बारे में भी याद रखिएगा। जो अपना एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां सभी संगठनों के बारे में आपको पढ़ाया गया, तो उन्हें जरूर आप लोग कवर कर लीजिए। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 32 मेंबर हैं इसमें। दुनिया इस समय बहु ध्रुवीयता के ऐसे दौर से गुजर रही है
जिसमें अमेरिका, चीन, रूस और आप देखेंगे भारत जैसी शक्तियां अपना अपना प्रभाव जमाने में लगी हैं। आपसी हितों के टकराव के कारण यूक्रेन गाजा जैसे युद्ध रोक पाना कठिन हो गया है। फिर भी सबसे बड़ी सामरिक और आर्थिक शक्ति होने और संयुक्त राष्ट्र जैसी बहुराष्ट्रीय संस्थाओं का सबसे बड़ा दानदाता देश के कारण सुलह शांति कराने में अमेरिका का अब कोई सानी नहीं है। इसलिए यूक्रेन की अखंडता बनाए रखने के लिए यूरोप को इजराइल पर दो राष्ट्रीय समाधान का दबाव डालने के लिए फलस्तीनियों को और हिंद प्रशांत क्षेत्र को चीनी महत्वाकांक्षाओं से मुक्त रखने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका की जरूरत है। यदि अमेरिका को अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रखने के लिए ही जूझना पड़ा तो फिर दूसरे देश उसकी बात क्यों सुनेंगे। और इस समय भारत समेत लगभग समूचे विश्व संयुक्त राष्ट्र की बहुराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधारों की बाट जोह रहे हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो गया, ताकि वे बदलती दुनिया का सही प्रतिनिधित्व कर सकें। और यूक्रेन गाजा के युद्ध जैसे वैश्विक संकटों और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक चुनौतियों के न्यायसंगत और स्वीकार हल खोज सकें। यह सब अमेरिका में व्यवस्थित सत्ता हस्तांतरण के बाद बने नए प्रशासन की सदस्यता के बिना नहीं हो सकता है। जैसे भी हो, यदि ट्रंप चुनाव जीते तो बहुराष्ट्रीय संस्थाओं को नीचा दिखाने, संरक्षण बांड अपनाने और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों को गंभीरता से न लेने की उनकी नीतियां दुनिया के लिए समस्या खड़ी कर सकती हैं। वह अमेरिका में निर्माण उद्योगों को बहाल करने के लिए आयकर हटाकर आयात पर भारी शुल्क लगाने की बात भी कह रहे हैं, जो आप देखें चीन के साथ साथ भारत की वस्तु और सेवा निर्यातकों के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं। और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री नोरियल रूबिनी का कहना है कि ट्रंप की नीतियों से डॉलर का मूल्य गिरेगा और महंगाई बढ़ेगी, विकास दर घटेगी, कर्ज का बोझ बढ़ेगा। देखना है कि ऐसे माहौल में अमेरिकी जनता क्या फैसला करती है। लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं शिवकांत शर्मा, इनके द्वारा लिखा गया है यह आर्टिकल। अब देखते हैं, बाकी चुनाव रिजल्ट ही बताएगा कि कौन जीतता है, क्या असर रहते हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही मालूम चलेंगे। आबादी बढ़ाने की अनावश्यक अपील। अभी आपने देखा है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अपने अपने राज्यों की घटती आबादी पर चिंता जताई है। एक बार आप लोग पहले चलिए देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखेंगे ये आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। अमरावती इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और किससे, तमिलनाडु से लगती है। चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सैयद अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 175 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जैसे में 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें, 1,62,970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करें तो ये तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। और देखिए यहाँ एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, आर.एन. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें, लोकसभा में 39 सीटें, 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, तमिलनाडु। तो आप देखते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की बुजुर्ग होती आबादी की तरफ ध्यान दिलाने, तो एम.के. स्टालिन ने आने वाले वर्षों में परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटों पर पड़ने वाले इसके असर पर चिंता व्यक्त की है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में जो सीटें तय की जाती हैं वो जनसंख्या के हिसाब से तय की जाती हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, इसीलिए सबसे ज्यादा सीटें 80 देखने को मिलेगी। और परिसीमन के बाद तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीटें दोगुनी होने के चांस है। और ये आप देखेंगे जो तमिलनाडु है इसकी ना के बराबर सीटें बढ़ेंगी। और आप देखते हैं कि राजनीति जरूरी होती है, जिसका जितना प्रतिनिधित्व रहता है उतना ही राज्य में ज्यादा राजनीतिक प्रभाव भी रहता है। हर राजनीतिक पार्टी की निगाहें उत्तर प्रदेश पर क्यों रहती हैं, इसीलिए तो रहती हैं। और ये भी तो कहा जाता है कि जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लखनऊ से होकर जाता है। स्टालिन ने आप देखते कहा कि हमारी आबादी कम हो रही है, इसका असर हमारी लोकसभा की सीटों पर भी पड़ेगा, इसलिए अब समय आ गया है कि नवविवाहित जोड़े अधिक बच्चे पैदा करें। वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू ने कहा कि लोगों से अपील कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करके जनसंख्या बढ़ाएं। दक्षिण की आप देखते हैं कि राज्यों को लग रहा है कि बढ़ती आबादी पर नियंत्रण के कारण उन्हें राजनीतिक और आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप देखिए जनसंख्या नियंत्रण के जो भी पहल की गई थी उसमें दक्षिण भारतीय राज्यों ने अच्छा प्रभाव किया, सफलता भी पाई। और आप देखिए यही वजह है कि उनके सीएम जनता से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं। और आप देखिए उनका यह आह्वान भारतीय संघीय लोकतांत्रिक ढांचे के लिए सही नहीं है। इसके भारत को दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दक्षिण भारतीय राज्य यह विचारित कर रहे हैं कि जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन से लोकसभा में उत्तर भारत के राज्यों में का दबदबा बढ़ जाएगा। और ये हकीकत भी है। परिसीमन आयोग के 1976 के आदेश के बाद लोकसभा की सीटों की संख्या स्थिर कर दी गई थी और अभी तक ये आप देखिए 543 है 1976 में।
2001 में जनगणना सीमित करने के उपायों के लिए 25 साल के लिए लोकसभा सीटों की संख्या एक बार फिर से फ्रीज कर दी गई थी, ज्यों की त्यों। और अब जनगणना के बाद परिसीमन की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। केंद्र ने कहा है कि जनगणना के अनुसार परिसीमन की कवायद की जाएगी। और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों की पहली चिंता लोकसभा सीटों के संदर्भ में 2029 में पहले होने वाले संभावित परिसीमन को लेकर है। संभावित है कि इसके बाद लोकसभा की सीटों की मौजूदा संख्या 543 से बढ़कर 790 हो जाए। और ऐसा भी कहा जा रहा है 800 से ज्यादा सीटें हो सकती हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा ना। अगर जनसंख्या में बदलाव के आधार पर लोकसभा की सीटें तय की गई तो 5 दक्षिण भारतीय राज्यों की 23 सीटें कम हो जाएंगी। लीजिए, वहीं यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की सीटों की संख्या 35 की बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि इन 5 राज्यों में ही भारत की करीब आधी आबादी है। अगर परिसीमन आयोग लोकसभा सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं करता है तो भी जनसंख्या के आधार पर 5 दक्षिणी राज्यों की 25 सीटें घट जाएंगी। ज्यादा जनसंख्या वाली 5 राज्यों के खातों में 33 सीटें अधिक जुड़ जाएंगी। अगर परिसीमन आयोग तय करता है कि किसी भी राज्य की मौजूदा लोकसभा सीटों की संख्या कम नहीं होगी, लेकिन बड़ी आबादी वाले राज्यों को भी उसी के मुताबिक सीटें दी जाएंगी, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना को जहां 23 सीटें ही और मिलेंगी तथा केरल की सीट 20 पर ही सीमित रहेंगी, लेकिन 5 बड़े राज्यों की लोकसभा सीटों की मौजूदा संख्या में 150 सीटों की बढ़ोतरी होगी। आप समझ सकते हैं कि ये बड़ी संख्या रहती है। चूंकि राज्यों को केंद्रीय सहायता मिलने में आबादी की भी भूमिका होती है, इसलिए दक्षिण के राज्य यह शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें आबादी पर नियंत्रण पाने के लिए चलते नुकसान का उठाना पड़ रहा है और केंद्रीय फंड में उनकी हिस्सेदारी कम होती जा रही है। यह पूरी तरह तौर पर सही नहीं है, क्योंकि 13वें वित्त आयोग 2010 से 2015 से लेकर 2021-26 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार दक्षिण भारतीय राज्यों की हिस्सेदारी घटी जरूर है, लेकिन इसमें बिहार, यूपी जैसे सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य भी शामिल है। और देखिए, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की बात कही है। जैसे तमिलनाडु की हिस्सेदारी 5% से घटकर 4.1%, आंध्र प्रदेश की 6.9% से 4%, और आप देखिए कर्नाटक की 4.3% से 3.6%, केरल की 2.3% से 1.9% हुई है। वहीं यूपी की हिस्सेदारी 19.7% से घटकर 17.9% और बिहार की 10.9% से 10.1% हुई है। ज्यादा आबादी वाले राज्यों में सिर्फ मध्य प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान के केंद्रीय फंड में ही इजाफा हुआ है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें अगले वित्त वर्ष से लागू होनी है और इसमें भले ही प्रत्येक राज्य को मिलने वाली फंडिंग में वृद्धि हो रही हो, लेकिन सापेक्ष हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है। राज्यों की हिस्सेदारी तय करने के फार्मूले में जनसंख्या का भार पहले के 80 से 90% से गिरकर 15% हो गया। 14वें वित्त आयोग ने सरकारी राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी की गणना करने के लिए जनसांख्यिकीय परिवर्तन का उपयोग किया था और इससे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की हिस्सेदारी में गिरावट आई थी। 15वें वित्त आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए दंडित किए जाने पर राज्यों के बीच चिंताओं को दूर करने के लिए ही जनसांख्यिकीय प्रदर्शन का एक मानदंड जोड़ा। और आप देखिए, दक्षिण के राज्य यह भी ना भूलें कि ऑटोमोबाइल से लेकर सॉफ्ट ड्रिंक, स्मार्टफोन से लेकर कपड़े के उत्पादन में अगर दक्षिण भारत का बड़ा योगदान है, तो इस सब की खपत सबसे ज्यादा उत्तर भारतीय बाजारों में होती है। इससे ही उनके राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है। दक्षिण भारतीय राज्य के लिए उत्तर भारत के ज्यादा आबादी वाले राज्य मजदूरों की आपूर्ति कर्ता की भी भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें आबादी बढ़ाने की अपील करने के स्थान पर उत्तर भारत की आबादी का उपयोग करना चाहिए। उत्तर भारत के मजदूर दक्षिण के राज्यों में जाकर उनके राजस्व में ही योगदान दे रहे हैं, इसलिए दक्षिण भारतीय राज्यों का आबादी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं और उससे तत्कालिक फायदे तो हो सकते हैं, लेकिन आगे चलकर ज्यादा आबादी की जो परेशानी बड़े राज्य झेल रहे हैं उन्हें भी झेलनी पड़ सकती है। लेखक राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर हैं डॉक्टर जगदीप सिंह कह रहे हैं। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, देखिए वो कह रहे हैं कि उत्तर भारतीय लोगों में कौशलता नहीं होती है, बिहार के, उत्तर प्रदेश के और बाकी राज्यों के, तो वो कह रहे हैं इसलिए हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो कौशलता है, उनमें योग्यता है। तो इस तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय दे सकते हैं। ईश्वर का प्रिय, इस संसार में प्रिय अप्रिय, अच्छा बुरा, अपना पराया की बातें सुनने देखने में आती हैं। पति अपनी पत्नी, पुत्र अपने माता पिता, शिष्य अपने गुरु, भाई अपनी बहन, बहन अपने भाई, गुरु अपने शिष्य, पत्नी अपने पति, हित संबंधी, कुटुंब, मित्र और अन्य व्यक्ति एक दूसरे के लिए एक संसार में प्रिय होते हैं। इसका स्पष्ट कारण स्वार्थ, मतलब गुण, कर्म एवं स्वभाव की विशेषता है। किसी का दूसरे से गहरा संबंध इसलिए है कि उनमें आपसी लेन देन, पारस्परिक कर्म क्रिया का आदान प्रदान और सहयोग है। जब इस प्रक्रिया में आदान प्रदान एक तरफा और एकांगी हो जाता है तो संबंधों में उतार चढ़ाव, तनाव आता है। फिर मधुर रिश्तों में विष घुल जाता है और प्रिय पात्र आप प्रिय बन जाते हैं।
और इस संसार में नित्य परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन के चक्र से ही सृजन की प्रक्रिया में गतिशीलता का संचार होता है। संबंधों का जुड़ना एवं टूटना मानवीय प्रवृत्ति की विलक्षण प्रक्रिया है। सांसारिक संबंधों में जीवन के त्राण की आशा मानव की अज्ञानता है। यह आप देखते हैं कि सृष्टि परमात्मा की अनूठी रचना है और सृष्टि के समस्त प्राणियों के पालक, पोषक और संरक्षण परमात्मा ही है। और मनुष्य स्वार्थ वश इस दृश्य जगत में निज मतलब के लिए एक दूसरे से संबंध जोड़ते हैं और एक दूसरे के प्रिय बन जाते हैं। पर इस सृष्टि के सूक्ष्म हलचलों में प्राण संचार का विस्तार करने वाले परमात्मा का प्रिय कौन है? माता पिता, भाई बहन, संसार के अन्य व्यक्तियों का प्रिय तो लोग बन जाते हैं, पर परमात्मा का प्रिय बिल्ले ही बन पाते हैं। और इस विषय में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो पुरुष द्वेष भाव एवं स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, हेतु रहित, दयालु, अहंकार से रहित, सुख दुख में सम रहता है, अपराध करने वालों को भी क्षमा करने वाला है, निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को भी बस में किए हुए है, वह भक्त मुझे प्रिय है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। एक कनाडा में कायराना हरकत जो हुई है। कनाडा में बैम्पटन शहर में हिंदू सभा मंदिर में खालिस्तानी समर्थक चरमपंथियों के हमले के दौरान वहां की पुलिस जिस तरह मूक दर्शक सी बनी रही, उससे यही पता चलता है कि कनाडा सरकार भारत विरोधी तत्वों को सह दे रही है। इस नतीजे पर पहुंचने का एक कारण यह भी है कि कनाडा के साथ अमेरिका की भी नागरिकता लिए खालिस्तानी आतंकी गुरबत सिंह पन्नू ने कुछ दिन पहले यह धमकी दी थी कि कनाडा के हिंदुओं को दीपावली नहीं मनाने दी जाएगी। इस धमकी के बाद भी यदि खालिस्तान चरमपंथी हिंदू मंदिर में धावा बोलने आए तो इसका यही मतलब निकलता है कि कनाडा सरकार उन पर लगाम लगाने का कोई इरादा नहीं है। और इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, वहां के प्रमुख विपक्षी दल के नेता, ने हिंदू मंदिर को निशाना बनाए जाने की निंदा की है, लेकिन इनमें से किसी ने भी खालिस्तानी समर्थकों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा। और आप देखते हैं कि खालिस्तानी समर्थक अतिवादी तत्वों ने हिंदू मंदिर परिसर में भारतीय उच्चायोग की ओर से आयोजित एक शिविर को भी निशाने पर लिया है। इस शिविर में बड़ी संख्या में आप देखिए सिख भी मौजूद थे। साथ ही आप देखिए खालिस्तानी समर्थक कनाडा में रह रहे हिंदुओं के साथ सिखों के लिए भी मुसीबत बन रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि उन्होंने जिस हिंदू पर मंदिर को बनाया उसमें सिख भी आते हैं। यह स्वाभाविक है कि भारत ने हिंदू मंदिर को निशाना बनाए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी, लेकिन इसका कनाडा सरकार की सेहत पर असर ही कोई पड़े, शायद ही कोई असर पड़े। कनाडा में पिछले कुछ समय से खालिस्तान समर्थक हिंदू मंदिरों को लगातार निशाना बना रहे हैं। चूंकि उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही, इसलिए उनका दुस्साहस बढ़ रहा है। भारत को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। कनाडा में भारतीय मूल के लोगों और धार्मिक स्थलों को खालिस्तानी अतिवादी तत्वों की ओर से आगे भी निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि वहां कुछ माह बाद आम चुनाव होने हैं और यह किसी से छिपा नहीं कि इन चुनाव में अपनी राजनीतिक दशा सुधारने के लिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान समर्थकों का सहारा ले रहे हैं। ऐसा करके वह भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा बने खालिस्तानी अतिवादियों को बेलगाम ही कर रहे हैं। वह यह समझने को तैयार नहीं है कि खालिस्तान समर्थक भारत के साथ साथ कनाडा के लिए भी खतरा बन सकते हैं। वे पहले से ही ड्रग्स और हथियार के साथ मानव तस्करी में लिप्त हैं। जस्टिन ट्रूडो को यह समझना होगा कि कनाडा की नागरिकता लिए खालिस्तानी अतिवादी खालिस्तान का कितना ही शोर मचाएं, भारत में उसका अब कहीं कोई समर्थन नहीं है। भारत को कनाडा के साथ अमेरिका के रवैये पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि वहां वह गुरबत सिंह पन्नू को खुले तौर पर संरक्षण दे रहा है। गंभीर लापरवाही। त्योहारों के दौरान पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश का अलर्ट होने के बाद भी जिस तरह से रेलवे स्टेशनों पर आप देखते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लापरवाही सामने आई, वह अत्यंत गंभीर मामला है। सरहिंद में अमृतसर हावड़ा मेल के जनरल कोच में पटाखों में विस्फोट होना सामान्य बात नहीं है। राहत की बात यही रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई और झुलसे यात्री खतरे से बाहर हैं। यदि ट्रेन की गति अधिक होती तो कूदने वाले यात्रियों को गंभीर चोट लग सकती थी। रेलवे स्टेशन पर प्रवेश के समय यात्रियों और उनके सामान की जांच होती है, लेकिन आप देखते हैं इस घटना में यह स्पष्ट होता है कि या तो जांच के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली मशीनरी खराब है या फिर जांच करने वाले अधिकारी या कर्मचारी खानापूर्ति कर रहे हैं। इस तरह की लापरवाही राज्य एवं देश के लिए भारी पड़ सकती है, खास करके जब आप देखिए आए दिन सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से हथियार और मादक पदार्थ भेजे जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ड्रोन के माध्यम से विस्फोटक पदार्थ आईईडी इत्यादि को भी भेजा गया। राज्य में पठानकोट, गुरदासपुर सहित अन्य जिलों में आप देखिए हुए आतंकी हमलों में कई लोगों की जान जा चुकी है। विगत की घटनाओं को देखते हुए अतिरिक्त चौकसी बहुत आवश्यक है। यात्रियों को भी पटाखों इत्यादि को लेकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने वाले खुद के साथ ही
दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। लापरवाही आप देखते हैं अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ ही दोषी यात्रियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बुजुर्गों के लिए जरूरी पहल, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना कब आई थी बताइए आप लोग। इसके अंतर्गत 70 वर्ष उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा के मोर्चे पर एक सार्थक शुरुआत की है। वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर देने वाली इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को हर साल 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिल सकेगा और इसमें जांच, ऑपरेशन, दवाइयों का खर्च सहित अस्पताल में भर्ती होने के पहले और बाद में चलने वाली चिकित्सीय प्रक्रिया के खर्चे भी शामिल हैं। बुजुर्गों का स्वास्थ्य सहेजने और इलाज मुफ्त मुहैया करवाने से जुड़ी इस योजना में के माध्यम से सरकार का स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी के लिए सुलभ और किफायती बनाने का धैर्य स्पष्ट होता है। दरअसल वृद्धावस्था के साथ गरिमामयी भाव को जोड़ने वाली यह पहल स्वास्थ्य सेवा के साथ ही एक सीमा तक वित्तीय उलझनों का भी हल है। कुछ साल पहले आप देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा करवाए गए एक अध्ययन में सामने आया था कि भारत में 7.5 करोड़ वरिष्ठ जन या फिर 60 साल से अधिक उम्र के प्रत्येक 2 में एक व्यक्ति किसी लंबी पुरानी बीमारी से पीड़ित है। स्वास्थ्य समस्याओं की सूची में भी बुजुर्ग सबसे ज्यादा शारीरिक अक्षमता की परेशानी के शिकार हैं। सर्वे के अनुसार 40% बुजुर्ग विकलांगता की परेशानी से जूझ रहे हैं। देश के करीब 4.5 करोड़ हृदय रोग और उच्च रक्तचाप के शिकार हैं, तो 2 करोड़ बुजुर्गों को मधुमेह की शिकायत है। और आप देखेंगे कि 24% बुजुर्गों को चलने, खाने और शौचालय जाने जैसे दैनिक कार्य करने में भी परेशानी होती है। इतना ही नहीं, 72%, ये आप देखें 72% बुजुर्गों का फेफड़ों, आप देखते हैं कि क्या फेफड़ों के रोगों और 75% का आप देखते हैं कि कैंसर जैसी व्याधियों का इलाज चल रहा है। और शरीर को घेरती व्याधियों के साथ ही यह भी चिंता का विषय है कि उम्रदराज लोग केवल शारीरिक समस्याओं से नहीं जूझ रहे हैं, बल्कि कई तरह की मानसिक परेशानियों के शिकार भी बन रहे हैं। करीब 20% से ज्यादा बुजुर्ग मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। समस्या कठिन नहीं है, आगामी वर्षों में न केवल देश की बुजुर्ग आबादी की आंकड़ा बढ़ेगा, बल्कि स्वास्थ्य समस्याओं का दायरा भी विस्तार ही पाएगा। ऐसे में बुजुर्गों के स्वास्थ्य से जुड़ी यह पहल बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञात हो कि इस योजना से देश के 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ से ज्यादा वरिष्ठ जनों को लाभ मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी बुजुर्गों को लेकर कहा जा चुका है कि समय के साथ दुनिया भर में बुजुर्गों का अनुपात बढ़ता जाएगा, इसलिए सरकारों को जीवन यापन, काम और परस्पर देखभाल के मोर्चे पर नए विकल्प उपायों पर गौर करना होगा। देखिए ये भी टिप्पणियां रहती हैं, देख सकते हैं आप लोग। अब आपका इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, तो वहां जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। हवा स्वच्छ रखने में नागरिकों की भूमिका। इस समय आप देखिए, जहां देखिए वहां पर्यावरण प्रदूषण की बातें हो रही हैं, हवा जो जहरीली है उसकी बातें हो रही हैं। तो सर्दी शुरू होती ही उत्तर भारत में एक बड़े हिस्से में स्वच्छ हवा लोगों की पहुंच से दूर होने लगती है और इस दौरान वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर रूप धारण कर लेती। इस वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकारी एजेंसियां, उद्योगों और नागरिकों की तरफ से सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। 2017 से भारत सरकार ने दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान, ग्रेप राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम और 15वें वित्त आयोग के मिलीनियर प्लस चैलेंज फंड के तहत धन आवंटन जैसे कदमों के माध्यम से वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। हालांकि आप देखिए वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार होने के बावजूद अभी भी कई शहर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानकों को पार कर जा रहे हैं। सर्दियों के दौरान बारिश कम होने, हवा की गति धीमी होने और मिक्सिंग हाइट यानी सतह से ऊपर की वह ऊंचाई जहां तक प्रदूषण तत्वों का फैलाव हो सकता है घटने से प्रदूषण तत्वों के फंसने जैसे उत्तर भारत की मौसमी परिस्थितियों के कारण वायु प्रदूषण का बिखराव मुश्किल हो जाता है। इससे हवा में पार्टिकुलेट यानी अति सूक्ष्म कणों का घनत्व बढ़ जाता है और जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स अधिक हो जाता है। इसलिए एकमात्र समाधान है कि सर्दियों के दौरान विभिन्न उत्सर्जनों में व्यापक कटौती की जाए। और आप लोग कोशिश किया करिए कि चश्मा आप लोग लगा के रखिए। मैं कहता हूँ कोई नॉर्मल चश्मा की बात कर रहा हूँ। और एक आप देखेंगे कि मास्क लगा के रखिएगा, बिल्कुल कुछ भी किसी भी तरह के शर्माइए मत। मैं कल आप देखते हैं निकला हुआ था ऐसे ही, मैंने देखा इतनी धूल निकली है कि मेरा जो पैंट है जीन्स का वो आप देखते हैं कि काला, वो धूल धूल दिखाई देने लगी थी उस पर, आप देखेंगे तो बड़ा धूल उड़ती है। इस बार ध्यान रखिएगा थोड़ा। सामूहिक व्यवहार में बदलाव, वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए नागरिकों को अपने सामूहिक व्यवहार में ढांचागत बदलाव लाने चाहिए।
इन बदलावों में यह शामिल है कि हम कैसे यात्रा करते हैं, इससे वाहनों से होने वाला उत्सर्जन प्रभावित होता है, कैसे हम कचरे का प्रबंधन करते हैं यानी कचरा जलाते हैं या उसका वैज्ञानिक विधि से निस्तारण करते हैं, और कैसे खाना पकाते हैं या स्वयं को गर्म रखते हैं, जिसके लिए हम अक्सर जैव ईंधन जलाते हैं और जिससे उत्सर्जन बढ़ता है। दिल्ली और आसमान के आसपास के क्षेत्रों में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के ने नागरिकों के लिए वायु प्रदूषण के दौरान उठाए जाने वाले कदमों की एक सूची दी है, और ये कदम वायु प्रदूषण की गंभीरता के आधार पर अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, ग्रेप स्टेज एक एक लागू होने के दौरान जब AQI खराब श्रेणी और 201 और 201 से 300 के बीच रहता है, तो नागरिकों से वाहनों की प्रदूषण जांच कराते हुए उन्हें अच्छी स्थिति में रखने जैसे उपाय करने का अनुरोध किया जाता है। और जब वायु गुणवत्ता ज्यादा बिगड़ जाती है और ग्रेप स्टेज 3 लागू होता है, तब सरकारी नागरिकों को घर से काम करने का विकल्प चुनने की सलाह देते हैं। इन उपायों की सफलता में नागरिकों की ओर से इनका अनुपालन महत्वपूर्ण है। प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों की जानकारी। तो लोगों को प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों की जानकारी देते हुए वायु गुणवत्ता प्रशासन में सक्रिय सहयोग करने की नागरिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। नागरिक अपने साधारण मोबाइल फोन से नागरिक शिकायत निवारण ऐप के माध्यम से टूटी सड़कों, कूड़ा कचरा जलाने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों जैसे प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों की जानकारी दे सकते हैं। देश के लगभग 130 शहरों में सिटी एक्शन प्लान के तहत इस उद्देश्य से आप देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं, और जिसके माध्यम से नागरिक वायु प्रदूषण से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देखते हैं कि दिल्ली में समीर ग्रीन दिल्ली और MCD 311 जैसे कई मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो इन शिकायतों को देखते हैं। पिछले साल काउंसिल ऑफ ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर ने पर्यावरण विभाग के साथ मिलकर प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों की सूची बनाने और प्राथमिकता निर्धारण की एक पद्धति तैयार की थी। यह उपाय अन्य राज्यों में भी इस्तेमाल किया गया है। इस पद्धति का आधार शहर के सजग नागरिकों की ओर से सार्वजनिक शिकायत निवारण ऐप पर दर्ज कराई जाने वाली शिकायतें हैं। इस तरह के ऐप के बारे में जागरूकता और इनका उपयोग बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि अभी इनका उपयोग बहुत ही सीमित है। जन भागीदारी। तो भारत में वायु गुणवत्ता सुधारों के माध्यम से जोर देने के लिए धन उपलब्धता और राजनीतिक गतिशीलता, दोनों ही मामलों में सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धी मांग हमेशा मौजूद रहेगी। हालांकि जागरूक और मुखर नागरिक अपने परिवार, समुदाय और इंटरनेट मीडिया पर इसके बारे में जागरूकता बढ़ाते हुए इसके महत्व में बढ़ोतरी कर सकते हैं। यदि आस पड़ोस में प्रदूषण स्रोतों से जुड़ी शिकायतों की संख्या काफी बढ़ जाती है, तो यह सजग नागरिकों की एक महत्वपूर्ण चिंता का संकेत होगा, जो संभावित रूप से राजनीतिक प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकता है। स्वच्छ भारत आप देखते हैं कि मिशन इसका प्रमुख उदाहरण है, कैसे किसी पहल को जन आंदोलन में बदलकर सफल पाया जा सकता है। जवाबदेही की बात करें तो स्वच्छ हवा जितना एक मौलिक अधिकार है, उतना ही एक साझी जिम्मेदारी है। नागरिकों को वायु प्रदूषण के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसे दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। और भारत की तेजी से बिगड़ती वायु गुणवत्ता की समस्या को दूर करने के लिए नागरिकों को न केवल अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए, बल्कि इसे बेहतर बनाने वाले सामुदायिक प्रयासों में सक्रिय भागीदारी दिखानी चाहिए। तभी हम प्रदूषण मुक्त सर्दियों का आनंद दोबारा हासिल कर सकते हैं, जो अभी प्रदूषण के साथ आती है। या आप देख लीजिए, सामूहिक प्रयासों से ही संभव है समाधान। तो दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या केवल सर्दी के मौसम और आसपास के राज्यों में पराली के जलने तक ही सीमित नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा इस सीजन में जोर पकड़ रहा है। हालांकि दिल्ली और उससे सटे राज्यों में प्रदूषण की समस्या साल भर रहती है, लेकिन सर्दी के मौसम में इसकी गंभीरता बढ़ जाती है। वैसे दिल्ली के आसपास के राज्यों में इन दिनों बड़ी संख्या में किसान फसल अवशेष यानी पराली भी जलाते हैं, और जिसे वायु प्रदूषण की एक बड़े कारक के रूप में प्रचारित किया जाता है। यहाँ समझना यह भी होगा कि पराली के जलने से पनपा प्रदूषण महज कुछ सप्ताह की समस्या होती है, परंतु दिल्ली और आसपास के शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या निरंतर बनी रहती है। किसी भी समस्या का समाधान खोजने से पहले इसके कारणों को समझना आवश्यक होता है। अगर दिल्ली के भौगोलिक ढांचे को देखें तो यह हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच घिरा हुआ है। दिल्ली के आसपास गुरुग्राम, नोएडा और आप देखिए ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, बहादुरगढ़, मानेसर, भिवाड़ी, बुलंदशहर और हापुड़ जैसे कई शहर हैं, जहां से दिल्ली के बीच रोजाना बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन बना रहता है। वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं गाड़ियों से आप देखिए निकला धुआं और धूल, औद्योगिक एवं आवासीय उत्सर्जन, निर्माण कार्य आदि के कारण हवा में प्रदूषित कणों की मात्रा बढ़ जाती है। और साथ ही इस मौसम में आप देखिए हवा की गति अपेक्षाकृत कम हो जाने से भी वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में चला जाता है। इसके अलावा मानवीय
बदलाव भी दिल्ली की हवा को जहरीला बनाने में कारगर भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में स्मार्ट ऐप आधारित परिवहन सेवाएं बढ़ी हैं। हालांकि इनके उपयोग से लोगों को आप देखते हैं सुविधा भी हो रही है, किंतु इससे बेहतर यह होता है कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाता है। और वैसे तो दिल्ली में कोयला आधारित पावर प्लांट बंद किए जा चुके हैं, परंतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास के पास 300 से अधिक ईंट भट्टे हैं जिनमें कोयला का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अनेक छोटे छोटे ढाबों और सामाजिक पारिवारिक आयोजनों में भी कोयला का उपयोग तंदूर से लेकर खाना बनाने तक में किया जाता है, और जो वायु प्रदूषण का बड़ा कारण भी बनते हैं। कोयला के इतने दुष्परिणाम होने के बावजूद इसको लेकर ना तो सरकारी तौर पर कोई नीति या सख्ती दिखती है और ना ही जनता के बीच कोई जागरूकता है। इससे स्पष्ट होता है कि अगर दिल्ली में प्रदूषण से निपटना है तो दिल्ली के भीतर के सभी प्रदूषणकारी गतिविधियों को पूरी तरह से बंद करना होगा और उनके वैकल्पिक उपायों को प्रोत्साहित करना होगा। प्रदूषण से निपटना एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है और इसके लिए आप देखिए स्थानीय और क्षेत्रीय दोनों तरह के समाधान पर विचार किया जाना चाहिए। एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है जिसमें वाहनों, औद्योगिक एवं अपशिष्ट संबंधी उत्सर्जन जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर अपने रुख को तेज करना चाहिए। निर्माण कार्यों से निकली धूल और स्वच्छ औद्योगिक प्रथाओं पर सख्त नियंत्रण आवश्यक है, जबकि खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध को बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के साथ बेहतर परिवर्तन की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार को पड़ोसी राज्य के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा ताकि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एकजुट होकर ठोस कदम उठाए जाए। क्या किया जाए? ठोस कदम उठाए जाए। ये आप देखते हैं, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दिया करिएगा। ये राजनीति की बातें हो रही हैं, पढ़ सकते हैं। एआई का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही है आजकल, ये काफी चर्चा में भी बना हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। वर्चुअल असिस्टेंट से लेकर स्मार्टफोन तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह है, चाहे वह चैट जीपीटी जैसे एआई जटिल जनित प्लेटफॉर्म पर हमें जटिल प्रश्नों के हल जानना हो, या गूगल व एलेक्सा जैसे वर्चुअल असिस्टेंट पर अपनी आवाज भर से कोई काम कराना हो। एआई हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन रहा है, यानी कृत्रिम तरीके से बुद्धि बनाई जा रही, दिमाग बनाया जा रहा है। परंतु क्या इस अचंभित कर देने वाली तकनीक के कुछ और पहलू हो सकते हैं जो भविष्य में पर्यावरण, मानव सभ्यता के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। और एक तो आप लोग जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसके कुछ फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, चिंताएं भी होती हैं। इस साल जारी हुए गूगल की वार्षिक पर्यावरण रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। वस्तुतः वर्ष 2022 की तुलना में 2023 में गूगल के डाटा सेंटर पर कार्बन उत्सर्जन फुटप्रिंट में 13% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि मूल रूप से उसके डेटा सेंटरों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बिजली की खपत बढ़ने के कारण हुई है। कंपनी का कहना है कि 2023 में उसके डाटा सेंटरों में ने पहले की तुलना में 70% अधिक बिजली का उपयोग किया है और एआई टूल्स का उपयोग होने के कारण यह वृद्धि आने वाले वर्षों में और बढ़ेगी। जाहिर है कि एआई का उपयोग कई क्षेत्रों में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए किया जा रहा है और जिनमें आप देखिए जलवायु परिवर्तन से जुड़े समाधान भी शामिल हैं। लेकिन बढ़ती एआई तकनीक ने एक भारी कार्बन उत्सर्जन फुटप्रिंट जैसी समस्या उत्पन्न कर दी है। अध्ययनों से पता चलता है कि एआई चैट जीपीटी पर पूछी गई एक साधारण क्वेरी गूगल खोज की तुलना में 10 से 33 गुना अधिक ऊर्जा का उपयोग करती है। और आप देखिए वहीं इमेज आधारित प्लेटफॉर्म पर इससे कहीं अधिक ऊर्जा खर्च होती है। एआई मॉडल सामान्य गूगल खोज की तुलना में अधिक डाटा को प्रोसेस फिल्टर करते हैं। अधिक काम का मतलब है कि कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसिंग और आप देखेंगे कि स्टोरिंग और रिट्रीविंग के समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और आप देखिए वहीं अधिक काम करने से उत्पन्न गर्मी को कम करने के लिए डेटा सेंटर पर अधिक शक्तिशाली एयर कंडीशनिंग और अन्य ठंडे उपाय किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड के एक अध्ययन के अनुसार साल 2022 में गूगल ने अपने डाटा केंद्रों को ठंडा रखने के लिए लगभग 20 अरब लीटर ताजे पानी का उपयोग आप देखते हैं कि उपयोग किया। वहीं बीते साल माइक्रोसॉफ्ट की जल खपत में पिछले वर्ष की तुलना में आप देखते हैं कि 34% की वृद्धि हुई है। और वर्तमान में डाटा सेंटर की खपत वैश्विक बिजली की खपत का 1 से 1.3% है। परंतु जैसे जैसे एआई टूल्स का उपयोग बढ़ेगा यह खपत आप देखते हैं कि भी बढ़ती जाएगी। क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और आप देखिए इसके विपरीत बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहनों के बावजूद ई वाहनों की वैश्विक बिजली खपत मात्र आप देखते हैं कि 0.5% है। वहीं कई देशों में डाटा सेंटर्स की ऊर्जा खपत उनकी राष्ट्रीय मांग की 2.5 हिस्सेदारी तक पहुंच गई है।
भारत में भी बढ़ रही है समस्या। भारत में भी एआई और डाटा सेंटर्स का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। और हालांकि भारत में डाटा सेंटर्स की ऊर्जा और जल खपत के आंकड़े अभी सीमित हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में एआई के बढ़ते उपयोग के साथ यह स्थिति बदल सकती है। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर पानी की भारी कमी से जूझ रही है। शहर में डिजिटल बुनियादी ढांचे को संचालित करने वाले डेटा केंद्रों के चलते यह समस्या और बढ़ गई है। यहाँ लगभग 16 डाटा सेंटर हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलोर के अलावा दिल्ली, चेन्नई, मुंबई जैसे महानगरों में भी डाटा सेंटर्स में पानी की खपत बढ़ रही है। और देखिए, नीति आयोग की बात करें तो ये योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था ना 2015 में, उसी की बात हो रही है। और भारत में स्थापित डाटा केंद्रों की क्षमता 2000 मेगावाट से 2029 तक 4,77 हजार मेगावाट तक पहुंचने के आसार हैं। और जिससे पहले से पानी की कमी से जूझ रहे भारत की डिजिटल महत्वाकांक्षाओं पर संकट खड़ा हो जाएगा। इस समस्या के समाधान के लिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां डाटा केंद्रों की शीतलन के लिए अपशिष्ट जल को दोबारा उपयोग में ला रही हैं। वहीं भारतीय डाटा केंद्र अभी भी ताजे पानी की आपूर्ति पर निर्भर है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि केवल बिजली खपत की बात नहीं है। डाटा सेंटर को ठंडा करने के लिए पानी के संसाधनों की मांग बढ़ती जा रही है, जो भविष्य में भारत के जल संसाधनों पर दबाव डाल सकती है। हालांकि डाटा सेंटर पर पानी की खपत को लेकर अभी पर्याप्त आंकड़े सामने नहीं आए, फिर भी डैन मोएंस रिवर पर एसोसिएट प्रेस का एक रिपोर्ट बताया गया है कि अमेरिका के आयोवा शहर में ओपन एआई के GPT-4 मॉडल को सेवा देने वाला एक डाटा सेंटर उस जिले की पानी की आपूर्ति का लगभग 6% उपयोग करता है। लिहाजा इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमें एआई के विकास के साथ साथ इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे हम एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए एआई का लाभ उठा सकते हैं और इसके पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। ऐसा करके हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, जहां तकनीकी और प्रकृति दोनों के बीच तालमेल बना सकें। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।